नमस्कार, मैं रंजीत, आप देख रहे हैं पब्लिक लैब। स्वागत है एक बार फिर से मैं आपके बीच हाजिर हूं। दरअसल लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं अपने अपने प्रत्याशियों के लिए लगातार जनसभाएं और जबरदस्त रैलियां कर रहे हैं। साथ ही तरह तरह के लुभावने वादे करके वोट की अपील कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारे साथ आज बिहार से नालंदा लोकसभा सीट से समता पार्टी प्रत्याशी निशा रंजन हमारे साथ मौजूद है। निशा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पब्लिक लाइव न्यूज में। थैंक यू सो मच रंजीत भाई, थैंक यू सो मच रंजीत जी, थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए, आपके व्यूवर्स के बीच मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपके व्यूवर्स को एक जोरदार नमस्कार करना चाहती हूँ। निशा का आप सबको नमस्कार जी। निशा जी, मेरा पहला और सीधा सवाल आपसे यही है, आपने जी। नालंदा लोकसभा सीट ही क्यों चुनी और कितना चुनौती जी मानती हैं इस सीट को? क्योंकि हम सभी जानते हैं वर्षों से यह सीट जेडीयू के पाले में रहा है। क्या इस अभेद किलो को तोड़ पाएंगी आप, निशा जी? जी बिल्कुल सही फरमाया आपने कि नालंदा से मैंने क्यों इसको चुनाव के रूप में लिया है। एक्चुअली मेरा स्कूलिंग, मेरा पढ़ाई, मैं नालंदा की बेटी हूँ और मेरा स्कूलिंग जो है, यहाँ की पढ़ाई जो है, मैंने स्कूलिंग भी यहीं से की, मैंने मास्टर्स भी यहीं से किया। बाद में मैं प्रोसीड कर गई दिल्ली की तरफ पढ़ने के लिए, फर्दर पढ़ने के लिए। तो चूंकि मैं यहाँ की बेटी हूँ, इसीलिए मेरे को ऐसा लगा कि यहाँ पर से ही मुझे प्रत्याशी होना बेहतर है। और अगर किसी को संपन्न करना है, किसी जगह को अगर मुझे बढ़ाना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि नालंदा से बेहतर क्या जगह होगा, जहाँ की मैं धूल मिट्टी में दौड़ चुकी हूँ, जहाँ की परिस्थितियों को मैं भली भांति समझती हूँ। मैं यहाँ की मूल निवासी हूँ और मूल निवासी होने की वजह से मुझे ये जगह ज्यादा प्रेरित करता है किसी भी बात के लिए, किसी भी चीज को समझने के लिए। इसीलिए मैंने नालंदा जैसे क्षेत्र का ही चुनाव किया अपने प्रत्याशी होने के लिए। जहां तक आपने कहा कि यहाँ की जो सीट है वो बिल्कुल बिल्कुल जाती है जदयू को, तो इसे इसे मैं अलग नहीं हूँ, मैं समझ रही हूँ आपका ये जो कटाक्ष है या ये डायरेक्ट जो मेरे ऊपर जो क्वेश्चन आपने साधा है कि भाई यहाँ जो है अभेद्य किले को मैं ढा सकती हूँ कि नहीं ढा सकती हूँ, आपकी बात सही है। जहां तक अगर मैं कहूँ कि कोई भी सत्ता एक लीडर के तहत ही होता है। अब एक लीडर जो है, इनका जो लीडर है, जो नीतीश जी हैं, वो तो चले गए वहां। पहले भी नीतीश जी जो है समता पार्टी से ही चुने गए, समता पार्टी से चुने गए हैं चीफ मिनिस्टर के रूप में, और बाद में इन्होंने समता पार्टी को भी धोखा दे दिया। जॉर्ज फर्नांडिस जी जो है वो समता पार्टी के भी संस्थापक थे, फाउंडर रह चुके हैं, और इनके भी फाउंडर रह चुके हैं। बाद में इन्होंने सीएम बनने के बाद समता पार्टी को भी छोड़ दिया। तो ये इनके अंदर ही ये चीजें हैं कि कभी यहाँ जाऊंगा, कभी वहां जाऊंगा, स्थिर नहीं है ये। तो मेरे ख्याल से मेरे लिए तो ये किला तब मुश्किल होता ना, जब मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिलता जिसको कई कई सालों से मैं ढहा नहीं सकती। ये तो खुद ही ढहे हुए हैं। क्योंकि अगर एक बात को मैं देखूं तो अगर आज ये एनडीए में चले गए हैं तो जदयू तो गया, अभी ये लीडर थे, अभी मोदी जी दूसरे लीडर है, तो ये मोदी जी के सुनेंगे और मोदी जी का ऑर्डर फॉलो करेंगे। अब जनता कंफ्यूज है कि किसकी सुननी है, मोदी जी की सुननी है कि नीतीश जी की सुननी है, किसकी सुननी है। ऐसे कंडीशन है, मुझे कुछ करने का जरूरत नहीं है। इन्होंने तो खुद ही अपने हलवाई की दुकान की मिठाई को खुला छोड़ रखा है, कोई भी मक्खियां आकर के उस पर भिन्ना लेंगी और बैठ जाएंगी। तो इसी का फायदा उठाते हुए मैंने सोचा कि नालंदा मेरे लिए बहुत बेहतर विकल्प है। और इस समय समता मैं समझ रहा हूँ, मैं आपकी भावना का कद्र करता हूं, मैं समझ रहा हूं इस बात को। लेकिन मुझे ये बताइए, लोग आप पर विश्वास क्यों करें, क्यों आपको वोट करें? क्या अगर आप जीत कर आती हैं नालंदा से, तो इन 5 सालों में आपके पास क्या रोड मैप है? क्या कुछ ऐसा करना चाहेंगी जो अभी तक जो वर्तमान मौजूदा सांसद हैं जिन्होंने नहीं किया है? जी देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताऊंगी कि अगर ये सांसद थे तो डेवलपमेंट यहाँ दिखना चाहिए था। 90s में मैं यहाँ से गई हूँ, अभी तक मुझे कोई खास तो बदलाव दिखा नहीं, और ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि मैंने निश्चय किया इस जगह से करूंगी। 90s के बावजूद भी अगर बदलाव नहीं है तो इसका मतलब है वो अपना काम नहीं कर रहे हैं। तो मुझे जो लगता है, मेरे को बहुत ये लग रहा है कि मैं क्या काम करूंगी। पहले तो सबसे पहले मैं एजुकेशन को बढ़ाऊंगी, एजुकेशन फ्री होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ बहुत ज्यादा
स्वास्थ्य को लेकर के मैंने प्रॉब्लम देखा है। आज भी अगर किसी को कोई भी इलाज करानी है तो वो पटना का रुख करता है, और अगर पटना ने एम्स भेज दिया तो वहां एक प्रॉब्लम है। यहाँ की रोडें इतनी खराब हैं, अभी तक क्या हम चांद पे पहुंच गए और हम नालंदा का रोड नहीं ठीक कर सकते? आपको क्या लगता है? यहाँ परसों में जब बिहार शिफ्ट जा रही थी तो रोड, मेरी खुद की गाड़ी की गति 20 पे थी, जो गाड़ी 120 चलती है वो गाड़ी को मैंने अपनी गति 20 पे रखा हुआ था। इतनी खराब रोड में अगर कोई व्यक्ति बीमार है और उसको रेफर कर दिया गया पटना के लिए, तो वो कहाँ, इन गड्ढों में कब तक पहुंचेगा? कहाँ पहुंचेगा? अस्पताल पहुंचेगा या कहीं और पहुंचेगा? क्या जनता ये सोच रही है? ये बातें सोचने वाली है। लेकिन आप मौजूदा देखें कि मौजूदा ये चीजें मौजूदा जो जो है, सरकार है वो दावे करती है कि कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया हो गया है बिहार का। देखिए शहर की बात तो है ही है, चलिए मैं मान लेती हूँ आपकी बात कि शहर में कनेक्टिविटी है, लेकिन गांव गांव ग्रामीण सड़क योजना में बहुत ही बद से बदतर हाल है। आधे आधे घुटने वाले गड्ढों में मैं घूम चुकी हूँ और ये साक्षात दिख रहा है। तो आप ऊपर ऊपर दिखा दो सैटेलाइट से और नीचे ना दिखाओ तो ये गलत है। समृद्धि योजना भी दम तोड़ रही है। मैं आपको बताना चाहूंगी, जरा ग्राउंड की बात हम लोग कर ले। मैंने खुद से सर्वे किया हुआ और बड़ी बदतर हालत, और यही निश्चय लेकर के मैं उतरी कि मैं अपने बिपाशा तो प्रॉब्लम है, लेकिन उसके अलावा जो ये 3 पॉइंट मैंने बोला, ये 3 पॉइंट आने वाले, अगर जनता मुझे चुनती है तो मैं जनता को ये वचन देती हूँ कि मैं इन 3 कामों पे, जो कि बिल्कुल भी जीरो के बराबर काम नहीं हो, उस पर काम करके दिखाऊंगी, क्योंकि मैं यहाँ की बेटी हूँ और बेटी प्रॉब्लम नहीं समझेगी तो कौन समझेगा। एक और निशा जी, क्या ये आपको जी अपने आप में कंट्राडिक्शन नहीं लगता है कि जिस बिहार के आज भारत में हर 12वां आईएएस ऑफिसर बिहार के हैं, उसके बावजूद भी आजादी के इतने सालों बाद भी बिहार हाशिए पे रहा है? किसको जिम्मेदार जी मानती बिल्कुल। हैं? ये दुर्भाग्य नहीं है? जी मैं बिल्कुल आपकी बात से एकदम सही कह रहे हैं आप, एकदम आपका प्रश्न बहुत उत्तम है और मैं इसका प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगी आपको। आपने बिल्कुल सही पूछा है। देखिए ये जो समय था नालंदा यूनिवर्सिटी का, जो कि अब नहीं रहा, नालंदा में बाहर से लोग आते थे पढ़ने के लिए, और आज के टाइम में वो नालंदा नहीं रहा, लेकिन यहाँ के बच्चे उग्र हैं, 3 बजे भोर में उठ के पढ़ते हैं। और एक लैम्प की जगह, मैं खुद भी अपनी बात करूं तो मेरे पिताजी ने मुझे गाइड किया, जो कि नालंदा कॉलेज के प्रोफेसर रहे हैं, एचओडी रहे हैं, हेल्थ अपना हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहे हैं। तो उन्होंने भी हमें यही बताया कि बेटा यहाँ कभी कभी बत्ती चली जाती है तो आप 2 लालटेन रखें और दोनों लैंप में आप साफ करके रखें, ताकि अगर बत्ती चली जाती है तो आपको पढ़ाई में अवरुद्ध ना आए, एक खत्म हुआ तो दूसरे से आप लगातार पढ़ाई कर सके। 3 बजे भोर में हम लोग उठ के पढ़ाई करते थे। तो वही समय था जब मैंने देखा था कि ये सारे बच्चे उसी तरीके से फॉलो करते थे। लेकिन बिजली की ही कमी है तो बच्चे पढ़ेंगे कहाँ से? आपको क्या लगता है बिजली यहाँ नहीं थी? अभी बिजली कुछ आई है तो बच्चे निकल रहे हैं, आईएएस ऑफिसर बन रहे हैं। लेकिन क्या इतनी बिजली से हो जाएगा काम? लगातार 24 घंटे बिजली चाहिए, लगातार हर तरह की फैसिलिटी चाहिए जिससे बच्चे पढ़ सकें। क्या पैदल जा जा करके पढ़ेंगे? गड्ढों में जा जा के धूल में मर मर के बच्चे पढ़ेंगे? पढ़ने का क्या सुविधा दिया हुआ है? ना कोई लाइब्रेरी है ना कुछ है। मेरा कहना यह है कि अगर आज भी हम बिहार को फिर से वापस वही एजुकेशन दें, अच्छे अच्छे स्किल के ऊपर डालें, जैसे कॉग्निटिव स्किल है, बचपन से प्रिपरेटरी से ही अगर हम कॉग्निटिव स्किल के ऊपर डालते हैं तो हमारे बच्चे पढ़ेंगे और वापस हम उसी तरह से, जिस तरह से कभी साम्राज्य था, फिर उसी तरीके से पढ़ाई हम पढ़ के आगे। और 100% आईएएस ऑफिसर क्यों ना बने? ये 10% आईएएस ऑफिसर से क्यों संतुष्ट हम लोग हुए? 100% पढ़ के निकले, 100% आईएएस ऑफिसर का ऐसा हो जाए कि बिहार हमारा है, सिर्फ बिहार ही हमारा है, ऐसा यूपीएससी क्रैक कर पाए, ऐसा होना चाहिए। ऐसा समाज हम देखना चाहते हैं। पलायन, निशा जी, बिहार के लिए पलायन एक प्रमुख समस्या रही है, आज से नहीं वर्षों से। जी जी जी। अगर जी आप जीत कर आती हैं तो इसमें आप क्या कुछ करेंगी कि जो बिहार से जो पलायन है वो रुके, ताकि जो बिहार के लोग हैं, बिहार के मजदूर हैं जो बाहर जाते हैं मजदूरी करने के लिए, उनको धिकारा जाता है, उनको हेय दृष्टि से देखा जाता है, उसके लिए आप क्या करेंगी? क्योंकि ये जग जाहिर है, इस बात को आप भी जानते हैं कि तकरीबन देश के कोने कोने में बिहार के मजदूर होते हैं, और ये हम सभी जानते हैं बिहार के कई पहलू हैं। एक तो वो पहलू है जो जहां पे लोग कहते हैं कि बिहार के लोग बहुत मेहनती होते हैं, सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस बिहार के होते हैं। दूसरे वो जो बिहार में आज भी बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी
बिल्कुल अपने पीक पे है। निशा जी। जी बिल्कुल। जी देखिए, बेरोजगारी से बिल्कुल मैं सहमत हूँ। अगर हम, लेकिन इसका बेरोजगारी का एक कार्ड जो मुझे समझ में आ रहा है वो, अगर हम इनको एजुकेशन देते हैं तो बेरोजगारी नहीं रहेगी। और जहां तक आपने पलायन की बात करी ना, तो नॉट ओनली मैं थोड़ा सा द थोड़ा सा लेबर। थोड़ा सा थोड़ा सा निशा जी रोक के मैं एक और बात कहूंगा। ये दुर्भाग्य नहीं है, जिस बिहार ने पूरी दुनिया को एजुकेशन सिस्टम समझाया, आज उस हाँ बिहार की जी, एजुकेशन सिस्टम देखिए क्या है। देखिए, अगर हमारा जीरो नहीं इन्वेंट होता ना, तो ये आईटी सिस्टम ही क्रैश कर गया था। हो ही नहीं सकता बिना जीरो का। इस बात को समझिए, आर्यभट्टा कहाँ के थे? यहीं के थे ना। तो इस चीज को समझने की आप कोशिश कीजिए। हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत स्ट्रांग था, बिल्कुल आपने सही कहा। हमारे सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम के आगे वही हमारा खो गया है। उसके लिए हमें फुल्ली मोटिवेटेड करना पड़ेगा। बच्चों को, आने वाले जनरेशन को हमें फुल्ली मोटिवेटेड करना पड़ेगा। हम आपके लिए खड़े हैं यहाँ पे। आप यहाँ पढ़ो, आप पलायन ना करो, आप यहाँ करो। हमें उन्हें सिस्टम देना पड़ेगा। और दूसरी बात यही है, रंजीत जी, मैं माफी चाहूंगी, लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगी कि हर व्यक्ति अगर यही सोच रहा है कि बाहर जाके ही कमाई होता है और यहाँ पे स्ट्रगल है, तो इसी चीज को तोड़ने के लिए मेरी ये पहल है। मैं भी इन्हीं तरह से बाहर पढ़ी, बाहर निकल गई, लेकिन आज मैं वापस आ रही हूँ, इसी जनता के लिए आ रही हूँ कि मैं दूसरों को कहती हूँ कि आप आओ, आप आओ। उससे अच्छा है पहले मैं आऊं, जनता मुझे देख करके उस पलायन को रोकेगी और शायद मेरे पीछे मेरे कारवां बन पाएंगे और हम समता पार्टी की मदद से इस चीज को सक्सेसफुल कर पाएंगे। और जो आपने कहा ना कि सच है भाई, ये मैं एक्सपीरियंस आपको बताऊंगी कि कभी भी मैं दिल्ली में जाती हूँ तो लोग यही कहते हैं कि हाँ, हमारे यहाँ भी बिहार से लोग हैं। ये देखो ना, रिक्शा चलाने वाले हैं, ये देखो ना, कैंटीन में काम करने वाले हैं बिहार से। तो थोड़ी शर्म तो आती है सर मुझे भी। और इसीलिए इन बातों को देखते देखते, बर्दाश्त करते करते मेरी चरम सीमा लांग गई। और मैंने डिसाइड किया, निशा ने डिसाइड किया कि अगर कोई किसी को शुरुआत करनी है और अपनी पढ़ाई को, अपने सब कुछ को ताक पे रख करके तकलीफों का सामना करते हुए किसी को वापस आना है, तो वो पहले निशा आएगी। और मैं पहले आपके पास बैठी हूँ, बिहार शरीफ के जगह पे बैठी हूँ, बिहार में नालंदा में अपने क्षेत्र में बैठी हूँ और इसका सामना कर रही हूँ। और मैं देखती हूँ कि मेरे साथ साथ कितने पलायन किए हुए लोग वापस आएंगे। अंत में क्या अपने जो आपके जो वोटर हैं, जो तमाम दर्शक हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि इस वक्त बिहार के साथ साथ आपको पूरा दुनिया देख भी रहा है और सुन भी रहा है, क्या कहना चाहेंगी आप? आपको सबसे पहले धन्यवाद करूंगी कि आपने मुझे इतने बड़े मंच पर रखा कि जहां पे पूरा भारत मुझे सुन रहा है। मैं आप सबको इतना ही कहूंगी कि मेरे प्यारे जनता, मेरे भारत के वासियों, मैं आप लोगों को हाथ जोड़ करके ये विनती करती हूँ कि मुझे आप एक मौका दे करके देखो। चाहे जो भी है, मैं कभी हार मानने वाली लड़की नहीं हूँ। और मैं नालंदा की बेटी हूँ, मुझे एक चांस दे करके देखो। मैं बहुत ही सक्षम महिला हूँ और मैं इस चीज को उत्साह के साथ ले रही हूँ और इस चीज को बदलाव लाऊंगी। एक बार मुझ पर विश्वास करके आप देखो। चलिए, बहुत यही बहुत मेरी विनती है। शुक्रिया निशा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने मिशन में सफल हों, ये हमारी भी कामना है। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे